सभी को नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से रेगुलर वीडियो डाले जाए। प्रिय छात्रों, हम करे थे क्लास अपनी, उस क्लास में हमने है ना हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पिछली बार आए थे वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो उन वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कराए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। आज हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी से जो सवाल आए हैं पिछली बार वो हम कैसे करेंगे। तो मैं ज्योग्राफी का प्रोफेसर हूं, तो ज्योग्राफी तो हम अच्छे से और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन आया था पिछली बार ज्योग्राफी का वो हमारे सामने है कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है। क्वेश्चन ये आया कि जो हमारा देश प्यारा भारत है उसके पश्चिम में क्या है। तो देखिए पश्चिम में है अरेबियन सी, है ना, अरब सागर। तो इसमें अरब सागर कहाँ है? ए अरब सागर है। क्वेश्चन आ जाए पूर्व में ढूंढो, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। हिंद महासागर कहाँ है? हिंद महासागर बिल्कुल भारत के दक्षिण में है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन से महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, तो हमारे देश के नाम पर है हिंद महासागर। तो ये जो अरब सागर है और जो बंगाल की खाड़ी है ना, ये इंडियन ओशियन का ही आगे का रूप है, यानी कि जो पूर्व की ओर जो भाग है उसको बंगाल की खाड़ी और पश्चिम को अरेबियन सी बोलते हैं, लेकिन मेनली हम लिखेंगे अरेबियन सी, अरब सागर। तो ए है इसका आंसर। जनगणना 2000 जो 11 हुई थी, सेंसस हमारा, उसमें भारत में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताओ। तो उसका क्या है? केरल है। पुरुष और महिला दोनों में ही कौन सा राज्य सबसे बेहतर है? केरल। तो भारत की जो अगर साक्षरता दर की बात की जाए, जो भारत की है 74.04%। तो भारत की टोटल साक्षरता दर, जिसमें अगर पुरुषों की बात की जाए तो 82.14 पुरुष हैं, और अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है 65.46। तो ये सवाल है कि पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 82, महिलाएं देखो 65 पे है, और टोटल है हमारे 74.04। ये 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार है। तो इसका आंसर है केरल। भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? देखिए जब भी कॉफी का जिक्र आए और कर्नाटक नजर आए तो पहले इसी पे जाना है, कर्नाटक, है ना। भारत में अच्छी कॉफी होती है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक पहाड़ी का नाम है बाबा बूदन, बाबा बूदन। तो बाबा बुदन है ना, हज की यात्रा पे गए थे, तो वहां से वो कॉफी के बीज लेके आए थे, और कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियों पर कॉफी के बीज बिखेर दिए गए और बढ़िया कॉफी तैयार होगी, है ना। अरेबिका, रोबस्टा ये कॉफी होती है। असम में आपको पता है चाय होती है, उत्तराखंड में चाय होती है, और बंगाल का जो दार्जिलिंग का एरिया है ना ऊपर, वहां भी चाय को होती है। तीनों में चाय होती है, कर्नाटक में होती है कॉफी। अगला सवाल, कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? पूछा है, देखो नहीं है अवसादी। अवसादी चट्टान कौन सी नहीं है? इसका आंसर है ग्रेनाइट। देखिए 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक होती है आग्नेय, आग्नेय मतलब अग्नि से, जो लावा से बनी है, जैसे कि ग्रेनाइट, जैसे कि बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान है। जो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, बाहर जब आता है उसको लावा बोलते हैं, तो उनके ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो आग्नेय चट्टानों से ही कुछ चट्टानें बनती है जिन्हें कहते हैं अवसादी चट्टान, जैसे कि चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया हमारा, जैसे कि बलुआ पत्थर, ये होगी अवसादी चट्टानें। और तीसरी कौन सी होती है? कायांतरी चट्टानें। जो कायांतरी चट्टान कौन सी होती है? इन चट्टानों का जब रूप बदल जाए तापमान और दबाव से, जैसे कि चूना पत्थर किस में बदल जाता है? संगमरमर में, संगमरमर। और सेल किस में बदल जाती है? स्लेट में, ठीक है। सेल भी एक अवसादी चट्टान है, तो सेल स्लेट में बदल जाएगी, स्लेट में जिसमें बच्चे लिखते हैं स्लेट। तो ये देखिए 3 प्रकार की चट्टान होती है, तो इसका आंसर है ग्रेनाइट, है ना। बाकी बलुआ पत्थर, सेल और मृतिका, ये कौन सी चट्टान है? अवसादी। नहीं बताना था तो ग्रेनाइट कौन सी? आग्नेय। कौन सा अक्षांश रेखा भारत की यानी हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरता है? सीधी सी बात है, भारत के बीचों बीच कौन सा अक्षांश गुजरता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इसका कितना है अक्षांश? 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, इसका कितना
लेटीट्यूड है 23.5 डिग्री साउथ, है ना। अंटार्कटिका सर्कल का कितना है 86.5 डिग्री साउथ, और भूमध्य रेखा का है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे इधर से हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल में एंटर कर जाती है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच। तो इसका आंसर क्या है, कर्क रेखा। कौन से उद्योग में माइक्रोचिप्स से लेकर के टेलीविजन भी बनेगा और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? ये कहता है कि माइक्रोचिप्स टेलीविजन मतलब बिजली का कुछ आइटम आ रहा है। तो देखो नहर, उर्वरक, जूट, ये तो हो ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, ये कहता है टीवी आएगा, सेमी कंडक्टर, और फिर ये देख लो माइक्रोचिप्स, है ना। यानी कि टीवी, फ्रीज, टेलीफोन, मोबाइल, ये सारे किस में शामिल करेंगे, ये सारे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल करेंगे। नहर सिंचाई में तो, है ना, खेती में काम आती है नहरी, तो उर्वरक भी खेती में काम आता है। और जूट प्रसंस्करण क्या होता है, जूट से बोरी, कपास वगैरह, वो कपास कर रहा हूं, बोरे, दरी वरी, ये सब बनते हैं, काम आएंगे। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आया कि सबसे पहले तो आपको पता जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है, जो हमारा कोयला है, जो गैस है, जो पेट्रोलियम है, उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो उसके जलने से प्रदूषण होता है, तो उसको कम करने की कौन सी विधि इनमें से, तो यह है दहन प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करना। देखिए क्या होता है, आपने पता होगा भारत स्टेज, यूरोप में जैसे यूरो स्टेज चलती है तो भारत में स्टेज है भारत 1, 2, 3, 4। तो हमारे भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम अपनी इंजन जो गाड़ियां उसकी दक्षता को सुधार करेंगे, और भारत 4थी स्टेज के बाद 5वीं में जाना था, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि भारत स्टेज 6 को लागू करेंगे सीधा, 4 से 6। इसका मतलब ये है कि आपने उन्नत इंजन बनाने पड़ेंगे। यानी कि जो हम पेट्रोल गाड़ी में यूज करते हैं, अगर वो पूरा का पूरा जल जाए, ना तो वो गैस छोड़े ना को वेस्टेज छोड़े, तो पर्यावरण को कम से कम हानि होगी। लेकिन वो धुआं छोड़ता, स्मोक छोड़ता, गैस छोड़ता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये कहता है इंजन पेट्रोल जब जलता है तो उसकी क्वालिटी में कि वो पूरा का पूरा अच्छे से जले, तो उसमें हमने सुधार करना है। और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का प्रयोग करें ना, मेट्रो में चले, सार्वजनिक बसों में चले, है ना। हर आदमी गाड़ी लेके निकल जाता है ना। जरूरत होती है एक ही गाड़ी, अकेला जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है ना, पर्यावरण को प्रॉब्लम होती है। तो पेड़ वेड़ लगाने से भी पर्यावरण को लाभ होता है। ये इसका आंसर था। भारत में प्रत्येक कितने बार में जनसंख्या की जनगणना की जाती है, तो देखिए कितने साल में होती है, 10 वर्ष में। हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1881 में। उसके बाद रेगुलर 10 साल में हो रही है। और आपको पता ही है कि 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, जो कि 15वीं जनगणना थी हमारी, सेंसस। 21 में होना था लेकिन कोरोना के बाद हो नहीं पाई, तो ये 2011 वाली हमारी लेटेस्ट है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस महीनों में होती है? देखिए तमिलनाडु के तट पर अधिकांश वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। और ये कौन करता है, ये लौटता मानसून बारिश करता तमिलनाडु में। देखिए हमारे देश में जब मानसून आता है तो उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम। तो हमारे देश में ज्यादातर बारिश यही करता है, दक्षिण मानसून। ये बारिश करता है जून टू सितंबर, ठीक है। लेकिन जब मानसून वापस लौटता है, सितंबर के बाद ये लौटना शुरू करेगा, तो लौटता हुआ मानसून भारत में केवल तमिलनाडु में बारिश करता है, वो भी कोरोमंडल तट पर। ज्योग्राफी में उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं भाई, कोरोमंडल तट पर बारिश करता है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में भी बारिश होती है, राजस्थान में भी। वो बारिश मानसून से नहीं होती, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है। इसके अलावा जो तमिलनाडु में बारिश होती है, वो लौटता हुआ मानसून, रिट्रीट करता है मानसून, वो बारिश करता है। खाली इसमें बताना है भाई, इनमें से कौन सा आएगा जो बहते जल को रोके, उसको दिशा दे, उसका बहाव कम करे। उसको करने के लिए, बहाव को कम करने के लिए एक दीवार या बाधा करी गई है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। तो देखिए
ये इसका आंसर आएगा बांध, डैम। कि बांध किस लिए बनाया जाता है? जैसे कोई भी नदी बहती है, तो नदी में बह रही है तो नदी अपने मन से पानी उसमें बहता रहता है, लेकिन वो क्या हमें नुकसान पहुंचाती है। सूखा पड़ जाता है तो पानी लेके कहां से आए? बारिश अब ज्यादा आ जाए तो बाढ़ आ जाती है। तो हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं भाई उसको पानी को रोक लो, है ना, हम एक दीवार बना देते हैं, ठीक है, और पीछे वो पानी ऐसे भर जाता है, ठीक है। तो उस पानी का फिर हम अपने अनुसार जैसे ही हमें ठीक लगेगा उस पानी को छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बांध। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब भाखड़ा डैम का उद्घाटन किया था तो उसे आधुनिक भारत के मंदिर बताया था, बोला ये इतना जरूरी है, ठीक है। और भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? वो है महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर, ठीक है। बाकी सहायक नदी कौन सी होती है? एक मुख्य नदी होती है, उसमें जो पानी डालती है उसको सहायक नदी बोलते हैं। जैसे यमुना जी, यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की, है ना। प्रयागराज में यमुना गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा खंदक होती है, खाई, ये गहरी खाई, उसको बोलते हैं खंदक। और विसर्प, जब नदी सांप की तरह बल खाती हुई बहती है तो उसे विसर्प कहते हैं। ये नदी के द्वारा बनाई गई एक टोपोग्राफी है जिसको इंग्लिश में मियांडर कहते हैं। तो इसका आंसर था बांध। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। तो ये कह रहा है क्यों भ्रमण करते हैं भाई, बताओ आप। क्या चाहिए उनको? उनको चाहिए चारा और पानी। देखिए वो पैसे, ये कहते हैं रहने के लिए नहीं, आश्रय तो छोड़कर घूमते तो आश्रय नहीं चाहिए और पैसा भी उसको नहीं चाहिए, वो चारे और पानी के लिए जाते। जो घुमंतु पशुचारण है, जैसे कि कुछ जाति भारत में करती है, जैसे गुज्जर बकरवाल है ना, गुज्जर बकरवाल हैं, या फिर विश्व में बात करें तो बद्दू एक जनजाति है, ठीक है। तो ये लोग किस लिए पशुचारण करते हैं? इनके पशुओं को पानी चाहिए, इनको भी पानी चाहिए, मेनली पशुओं के लिए चाहिए, और एक चाहिए चारा, तो उसके लिए पशुचारण करते हैं, ठीक है। और ये जो करते हैं उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ जाए कि मौसम या ऋतु प्रवास कौन करता है, तो ऐसे मत लगाना कि जो मजदूर आते हैं खेती में काम करते हैं फसल के लिए, नहीं, ऋतु प्रवास हमेशा ये चरवाहे करते हैं, ठीक है। गुज्जर बकरवाल है ना, भूटिया एक है हमारे उत्तराखंड में, ये लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरी को पालते हैं। गर्मियों में ये पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि बर्फ पिघलती है तो अच्छा घास मिलता है, जैसे ही ठंडी आती है तो पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल, अच्छा जी तो कितना आसान सवाल है। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल, कच्चे माल का मतलब है कि चीनी किससे बनती है? देखिए ज्यादातर 80% जो चीनी दुनिया में बनती है किससे बनती है? गन्ने से। तो 80% गन्ने से चीनी बनती है, बाकी चुकंदर बुकंदर से भी यूरोप में चीनी बनाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा चीनी गन्ना पैदा कौन सा प्रदेश करता है? हमारा प्रिय उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पैदा करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं गन्ना? ब्राजील में। कहां पैदा होता है? विश्व में ब्राजील और भारत में उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक चीनी का कटोरा बोलते हैं एक देश को, क्यूबा को, ठीक है। कैरेबियन सागर में एक देश है क्यूबा, उसे चीनी का कटोरा बोलते हैं, ठीक है, क्यूबा को। तो ये था इसका आंसर गन्ना। चूना पत्थर दिए गए उद्योगों में से किसका एक कच्चा माल? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर किसका कच्चा माल है, तो ये आपको पता है इसका आंसर है सीमेंट उद्योग, ठीक है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको चूना पत्थर को बोलते हैं। और ये जो हमारा सीमेंट उद्योग होता है उसमें कच्चे माल रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है या अलग करता है की बात है? वो है पनामा नहर। देखिए जो पनामा नहर है उसके पूर्व में तो है अटलांटिक महासागर, कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। और पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो बीच में अटलांटिक पनामा है, इधर अटलांटिक और इधर प्रशांत। अगर इसके उत्तर में बात की जाए तो इसके उत्तर में है उत्तरी अमेरिका, ये एक महाद्वीप है। और नीचे कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। तो ये पनामा जो नहर है, एक देश है पनामा, उसमें ये नहर है, ठीक है। तो अगर महाद्वीप की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, इधर अटलांटिक है और इधर प्रशांत है।
इसके अलावा जो एक फेमस नहर है जैसे कि सुएज नहर, सुएज नहर किसको जोड़ती है? मिस्र का इस पर अधिकार है ना, इजिप्ट का। तो सुएज नहर जोड़ती है हमारा भूमध्य सागर, और उसके अलावा दूसरा सागर है लाल सागर। लाल सागर भाई दुनिया का सबसे गर्म महासागर है, क्योंकि दोनों ओर भूखंड है, एक तरफ तो मरुस्थल भी, अरब का मरुस्थल है, और इधर इथोपिया का पठार। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर। इसके अलावा कील नहर, कील नहर यूरोप में है, ये कौन सी है? ये बाल्टिक सागर। कौन सा सागर? बाल्टिक सागर प्लस उत्तरी सागर, इन दोनों को ये जोड़ती है। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य जब दक्षिण की ओर आभासी गति का मतलब है कि सूर्य दक्षिण की ओर जाता हुआ नजर आता है, उसके कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर क्या स्थिर हो जाता है? तो देखिए कौन स्थिर हो जाएगा? मानसून गर्त, मानसून ट्रफ। देखिए जब हमारे देश में, अभी मैंने बताया, जब मानसून आता है तो मानसून अपने साथ एक चीज लेके आता है जिसका नाम है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये यहां पर क्या होता है? व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं ITCZ में ना, व्यापारिक पवनें मिलती हैं, मिलकर ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठकर वो बारिश करती हैं। तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर होता है क्योंकि सूर्य वहां सीधा चमकता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर आता है तो ITCZ, या इसको आप मानसून ट्रफ बोल दो, या इसको बोल दो आप मानसून ट्रफ। तो ये कहां जाता है? ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच 20 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच बिल्कुल गंगा के मैदान में आ जाता है, तब वहां पर पवनें मिलती हैं। तो समुद्र से पवनें आकर्षित होती हैं, जिसके कारण भारत में मानसून बारिश होती है। लेकिन जैसे ही सूर्य, भी ये कह रहा है साउथ की ओर जाएगा। अब देखो सूर्य कर्क रेखा पर आया, ये भूमध्य रेखा है मकर, तो अब वो कर्क से वापस लौट जाएगा। 21 जून सबसे बड़ा दिन है, इसके बाद वो वापस लौटेगा, तो किसको अपने साथ लेके जाएगा? अब देखो मानसून गर्त उसके साथ नीचे की ओर चला जाएगा, वापस भूमध्य रेखा की ओर। तो इसका आंसर है मानसून गर्त। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बताओ, सिंपल सा है, जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक कौन से होते हैं? जैसे कि गोबर है ना, गोबर है, या आप इसको लगा लो कोई, है ना, जैसे केंचुआ की खाद होती है, वो भी जैविक उर्वरक है। जैसे घर का जो वेस्ट है ना, घर में जो हम वेस्ट निकालते हैं वो भी, ये सब क्या है? जैविक उर्वरक होते हैं जो खेती में काम आते हैं। रासायनिक उर्वरक में कौन से हैं? जैसे कि यूरिया, DAP वगैरह, है ना, नाइट्रोजन, इसी से बनता है यूरिया। तो ये सब इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो जो भी जीवों से हमें वेस्ट मिलता है, जब उनका जो भी गोबर वोबर मिलता है, वो सारा हम खेत में डाल सकते हैं, उनको बोलते हैं जैविक उर्वरक, है ना। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन आया कि भारत का एकमात्र जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम, है ना। सिक्किम ऑर्गेनिक खेती करता भी अच्छे से। एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में तो इतनी होती है और सर्दी में इतनी, यानी कि कहने का मतलब है गर्मी में तो ये 110 चलती है, सर्दी में 184। इसका अर्थ ये कि ये गर्मियों से अपेक्षा सर्दी में तेज चलती है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे कि ऊपरी क्षोभ मंडल में ऐसी पवनों की बात हो रही है जिनकी गति सर्दियों में ज्यादा है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा जेट स्ट्रीम पर निशान लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं देखना है। और क्या है, जब भी आपको कहे कि भी पृथ्वी जो धरातल से ऊंचाई पर कुछ पवनें चलती हैं जिनकी गति सर्दियों में ज्यादा होती है, सीधा आंख बंद करके जेट पवनें लगा देना है। तो ये क्या है? 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना, सर्पिलाकार में। कौन सा आकार? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार बोले तो ऐसे ऐसे ये पवनें चलती हैं काफी तेज गति में, इनको जेट पवनें बोलते हैं। मानसून पर इनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, पश्चिमी जेट का भी और पूर्वी जेट का भी। तो इसका आंसर क्या है? जेट है। देखिए इधर देखो नालायकों ने क्या काम किया, चक्रवात और हरिकेन। देखिए हरिकेन जो चक्रवात है वो बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, यानी कि कैरिबियन महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन बोलते हैं। भारत में जो चक्रवात आते हैं उनको चक्रवात ही बोलते हैं, है ना। बाउंडर क्या होता है? ये तो एक लोकल लेवल पर गर्म और ठंडी हवाएं जब आपस में मिलती हैं, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं, उसको बोलते हैं बाउंडर। एक छोटा रूप होता है तूफान का। डेरोचो भी एक तूफान होता है। कच्चा तेल
पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन के किस साधन का, देखो सिंपल सी बात, तेल लेके जाना आपको इधर से उधर, पेट्रोल लेके जाना है, गैस, तो बेस्ट क्या है, बस में लेके जाओगे, केबल में, हवाई जहाज से लेके जाओगे, पाइपलाइन, पाइपलाइन से, देखो पाइपलाइन इज द बेस्ट। बेस्ट किस लिए है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने एक पाइपलाइन बिछा दी, उससे अब तेल जा रहा है ना, तो अब उसको ट्रक में लेकर जाओगे तो ट्रक का अलग खर्चा हर बार के लिए, लेकिन पाइप में एक ही बार खर्चा आएगा बस उसको बिछाने का, उसके बाद उसका कोई खर्चा नहीं है, अपना पाइप से भेजते रहो, ठीक है। लीकेज वगैरह का भी थोड़ा समस्या रहती है, लेकिन वो पता चल जाता है कि कहाँ पर चोरी हो रही लीक वगैरह की, तो पाइपलाइन इज द बेस्ट। तो एक बेहतरीन पाइपलाइन हमारे देश में है ना, HBJ बोलते हैं, हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, इसके अलावा बरौनी और कई पाइपलाइन नमाटी से लेकर के HBJ फेमस है। तो पाइपलाइन से ये होता है कच्चा तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। हाँ, आपसे कोई पूछ ले क्या पाइपलाइन से कोयला भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कोयले को है ना से पानी मिला के स्लरी सा बना के, है ना, मतलब कीचड़ टाइप बना के उसको भेजा जा सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में आए कि क्या कोयले को पाइपलाइन से भेज सकते हैं, तो मना मत करना, भेज सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो राज्य को भूल जाओ, लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो किसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, पुडुचेरी का, ये है जी 1037। सबसे कम किसका है, दमन एंड दीव का, तो सबसे ज्यादा है पुडुचेरी का। अच्छा, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, केरल का है, 1084, और सबसे कम किसका है, ये हमारा प्यारा हरियाणा, जिसका लिंगानुपात है 879, ठीक है। सब हमारे देश का लिंगानुपात याद कर लो, 943। पहले पर कौन है, केरल 1084 और हरियाणा 879, और अगर हम बात कर जाए यूटी में, पुडुचेरी का सबसे ज्यादा, दमन और दीव का सबसे कम। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, बड़ा आसान सवाल, 2.4, तो भारत विश्व का 2.4 हिस्सा है, यानी कि दुनिया के पास जितना भी एरिया हमारे इससे कितना बांट आया, 2.4, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 17.5, यानी कि देखो एरिया हमारे पास कम है लेकिन पॉपुलेशन है ज्यादा, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत का क्षेत्रफल पूछ ले, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो ये हमारा प्यारा भारत है भाई, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश हमारे पास। लगभग 2.5% एरिया हमारे बाटा है, लेकिन 17.5% लोग, यानी कि अगर आइडिया लगा हुआ तो हर 100 लोग दुनिया में रहते हैं तो उसमें से 17 लोग कौन है, हम भारतीय हैं। ये हमारा एरिया है और 7वां सबसे बड़ा हमारा देश है, ठीक है। विषम को चुने, ये कहता है इनमें से कोई विषम है, मतलब संकेत दिया इसने रेशे वाली फसल, तो इनमें से कौन सी रेशे वाली फसल नहीं है, देखो जूट रेशे वाली है, रबड़ नहीं है, तो इसका आंसर है रबड़। कपास भी है और बांग भी है। रबड़ कैसी फसल है, रबड़ एक रोपण फसल है भाई, रोपण फसल होती है रबड़, है ना। देखो जूट, कपास और बांग उसमें रेशे होते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। और ये जो रबड़ है ये है रोपण फसल। रोपण में जैसे गन्ना, चाय, कॉफी, रोपण फसल होते हैं, है ना। और रबड़ एक रोपण फसल है, तो ये रबड़ है, इस रबड़ से रेशे नहीं निकलते। रबड़ का कहाँ यूज होता है, रबड़ का टायर बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक का सामान, घर का सामान, सौंदर्य प्रसाधन, कई जगह रबड़ का यूज होता है। इसका उपयोग बोरे बनाने में, चटाई बनेगी, रस्सी बनेगी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों में बनाया जाता है। किस फसल की बात हो रही है, तो ये देखो ताड़, नारियल, केला, जूट लगा देना। जूट को हिंदी में बोलते हैं पटसन, और एक पर्सन आता है जूट का अन्य नाम, तो एक है गोल्डन फाइबर, सोने का रेशा। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट को कहते हैं। और ये ज्यादातर जो नदियों के जो डेल्टा होते हैं ना, वहां पैदा होती है। तो देखो क्या क्या बनता है इसे, बोरे, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन, कई तरह की कलाकृतियां भी बनाई जाती है। किससे, जूट से। जो जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किस दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। तो देखिए ये फसल
ये किया जाता है सर्दियों में। सर्दी में क्या होता है, रबी की फसल को बोया जाता है, तो मध्य प्रदेश के लोग आपस में त्योहार मनाते हैं कि बहुत बढ़िया फसल पक के तैयार हो गई है और मजा आएगा, काटेंगे। तो ये फसल का एक त्योहार है, ओ सॉरी मतलब एक नृत्य है जिसका नाम है गिरडा। तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गिरडा नृत्य मध्य प्रदेश में लोग करते हैं, बढ़िया फसल पैदा हमारी हो गई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर बताओ। अभी मैंने करवाया, तो भारत की साक्षरता दर है 74.04। तो भारत में कितने % पढ़े लिखे लोग हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो यह 74.04। पुरुष कितने हैं? पुरुष भारत में लगभग 82% है। तो ये तो है हमारे मेन। और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो यह 65.46%। तो ये है हमारा टोटल आंकड़ा, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो यह 74.04। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी देखते ही बेंगलुरु है ना। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसको हम सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली वैसे कहाँ है? सिलिकॉन वैली वैसे यूएसए में है भाई। तो वहां पर ना बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर है ना, तो इसलिए दुनिया में जहां भी आईटी उद्योग अच्छा काम करता है उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो भारत का सिलिकॉन वैली क्या हुआ? ये हुआ बेंगलुरु। तो भारत के ज्यादातर है ना आईटी स्टार्टअप सारों का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु है, वहीं से ये चीजें चलती हैं। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब के मध्य के माना जाता है? देखो, ये 1960 और 70 की बात है ना। 1960 से 1970 के दशक में क्या हुआ? हरित क्रांति का क्या मतलब? हरित क्रांति का मतलब होता है खाद्यान्न में ज्यादा बढ़ोतरी। इसमें खाद्यान्न में, तो हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जी गेहूं की एक ऐसी फसल, एक किस्म बनाई जो कि भुनी भी थी, हालांकि पानी उसको ज्यादा लगता था लेकिन वो ज्यादा पैदावार करती थी। तो हमारे देश में किसने कराई? स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जो स्वामीनाथन जी थे उनको भारत में, देखो दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में स्वामीनाथन। अच्छा, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहले बार किसने किया? तो ये थे विलियम गॉड। तो विलियम जो गॉड थे उन्होंने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया। क्या हुआ कि देखो 1965 में हमारे देश पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तो अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका ने मना कर दिया हम पर प्रेशर बनाने के लिए कि लड़ाई छोड़ो, अरे हमला पाकिस्तान न करे और लड़ाई पहले हम बंद कर दे, ये कैसे होगा? तो भारत ने सोचा भाई ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भैया आपको हम गेहूं नहीं देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे 65 में, हालांकि वो लंबे समय तक नहीं रह पाए। तो उस समय की गवर्नमेंट ने फैसला करा भी अब समय आ गया है कि हम अपना खुद का अनाज पैदा करेंगे, अपना पेट भरेंगे। और वो दिन और आज का दिन है कि अब हम निर्यात करते हैं। अभी देखो भारत सरकार ने चावल पर बैन लगाया, निर्यात पर। दुनिया में आकार मचा हुआ है कि प्लीज भारत हमें चावल दे दो, लेकिन हम चावल उसी के देंगे जो हमारी तरफ बोलेगा, जो हमारी साइड बोलेगा उसी को चावल देंगे और किसी को नहीं देंगे। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का एक मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? स्थानीय तूफानों का मौसम, जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली बारिश, गरज मतलब तेज बिजली चमकती है, तो मूसलाधार बारिश होती है, तो हिमवृष्टि भी होती है। तो पश्चिमी बंगाल में इन तूफानों को क्या कहते हैं? देखो कहाँ है? काल बैसाखी। तो उनको कहते हैं काल बैसाखी। देखिए क्या होता है, मानसून से पहले, मानसून की बारिश नहीं, मानसून से पहले हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु में लोकल लेवल पर बारिश होती है ना। उसको पश्चिमी बंगाल में भयंकर बारिश होती है, लोग घर वर तोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं काल बैसाखी। हालांकि ये बारिश कर्नाटक में बड़ी फायदेमंद है आम की फसल के लिए। तो कर्नाटक में उसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। कर्नाटक में उसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। उसी को काल बैसाखी कहते हैं। बंगाल में उसको कहते हैं काल बैसाखी, और उसको नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं। नॉर्वेस्टर कहाँ कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट राज्य में। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वहां उनको बोलते हैं नॉर्वेस्टर बोलते हैं। बाकी आपको लू का तो पता है, लू एक गर्म पवन है जो कि गर्म है, तेज है, गर्मियों में जो लू चलती है उसकी बात हो रही है। और महावट और बारिश होती है राजस्थान में, जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश करते हैं ना लोकल लेवल पर, भारत में महावट कहते हैं। और ताहिती
ये क्या है, लैगून है ये एक तरह का। ऊपर से मर्दा की तीसरी परत बताइए। तो देखिए सबसे ऊपर होती है ऊपरी मर्दा। कौन सी होती है, ऊपरी मर्दा, हालांकि हुमस होती है इसके ऊपर थोड़ा सा, लेकिन सबसे ऊपर ऊपरी मर्दा। ऊपरी मर्दा के नीचे कौन होती है, उपमर्दा। तो एक दो और उसके बाद होती है ये तीसरा, ये इसका आंसर है, अध्यय स्तरीय अपक्षित आधारित चट्टान, है ना। इसको सोयल प्रोफाइल बोलते हैं इंग्लिश में, सोयल प्रोफाइल, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको मृदा प्रेक्षितिका, FILE, सोयल प्रोफाइल बोलते हैं। तो सबसे नीचे होती है अपक्षय रहित आधारित चट्टान। इनका अपक्षय नहीं हो पाता, कैसे होगा भाई, अपक्षय मतलब चट्टानों का टूटना फूटना, वो बिल्कुल नीचे की लेयर होती है तो उसमें अपक्षय नहीं हो पाता। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर होगा। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो देखिए आप फोटो बना दो, देखो मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, ये है गारो, ये है खासी, ये खास डिजाइन से बनी है ये, और ये है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं। तो इसमें है कौन सी, खासी है ये। तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं। और आपको पता इसी खासी पहाड़ी पर, इसी खासी पहाड़ी पर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मोहसिन राम। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है मोहसिन राम में, जो खासी की पहाड़ियों पर है। अच्छा देखो यहाँ बारिश ज्यादा क्यों होती है, यहाँ क्या क्या ऐसा स्पेशल है। देखिए क्या होता है, बादल जब इसमें प्रवेश करते हैं तो बादलों के लिए लेफ्ट या राइट मुड़ने की जगह नहीं है, क्योंकि ये कीप के आकार का है। तो सीधी बादल इसमें घुसेगा, तो ना लेफ्ट जा सकता ना राइट, केवल ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए, पहाड़ से उधर जाने के लिए उसको बारिश करनी पड़ेगी, हल्का होना पड़ेगा ना, तभी तो ऊपर उठेगा। तो वो वहां पर बारिश करता है, तो और ऊपर उठेगा तो और बारिश करता जाएगा। पीछे से फिर और बादल आ रहे हैं, वो भी धक्का मार के चलो चलो आगे बढ़ो। तो इस कारण है ना बहुत ज्यादा बारिश होती है इस ज्योग्राफिकल एक स्थिति है उसके कारण। तो ये मोहसिन राम के बगल में चेरापूंजी है। तो मोहसिन राम में जब आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे हम हवा में ऐसे हर समय गीला गीला सा रहता है ना। मोहसिन राम में BBC पे देख लेना, वहां वीडियो डाल देते हैं मोहसिन राम। तो देखो अरावली कहाँ है ना, अरावली बताओ भैया। अरावली है अपने मेनली तो राजस्थान में, है ना। वैसे तो गुजरात से राजस्थान दिल्ली तक है राजस्थान। नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी है तमिलनाडु, है ना, जहाँ ये तीनों आपस में मिलते हैं, पश्चिमी घाट और वेस्टर्न घाट। और शिवालिक ये है हिमालय का सबसे भारी भाग, हिमालय का भारी भाग, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताओ भाई। तो ये है गुरु शिखर, ये राजस्थान में है गुरु शिखर, है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, दोदा बेटा, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। और शिवालिक तो हमारा हो गया इसका। भारत में दशकीय जनसंख्या कराने की जिम्मेदारी, कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन काउंट करते हैं आप, जो सेंसस होता है, कौन सा मंत्रालय करता है, देख लो। जनसंख्या विभाग नहीं है, गृह मंत्रालय। सांख्यिकी मंत्रालय मत लगा लेना, गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है कि पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाए। तो हमारे देश में सबसे पहले आपको पता है जनसंख्या गिनी गई 1872 में, लेकिन वो ज्यादा काम हर जगह नहीं कर पाए। रेगुलर का वही 1881 में। तो कह सकते हैं कि आधारिक रूप से पहली जनगणना कब हुई, 1881 में। हालांकि कोशिश कब हुई, 1872 में। तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी जनगणना करना। कितने साल में जनगणना होती है, प्रत्येक 10 साल में गिना जाता है कि हम कितने हो गए। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। देखिए सवाल आपसे आएगा कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब होता है जो हम कई सालों से, कई मतलब सालों क्या, वर्षों से, सदियों से यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम कोयला का, प्राचीन काल से कोयले का यूज कर रहे हैं, फिर गैस आगे, फिर पेट्रोल। तो पारंपरिक में आएंगे कोयला, पेट्रोल और गैस। और गैर पारंपरिक का मतलब है कि अभी वो ऊर्जा के स्रोत तो हैं, लेकिन अभी इतने अभी लोगों ने उनको अपनाया। तो देखो ज्वारीय, पवन और सूर्य, ये तीनों ही आएंगे भाई इसमें। और एक तरह से ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी हैं। कौन से, नवीकरणीय, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अब सूर्य समाप्त तो हम समाप्त, है ना, तो ये हमेशा रहेंगे। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कौन से आएंगे, सॉरी ये तीनों। और परंपरागत में कौन से आएंगे, कोयला, लिख लेना आप लोग कॉपी पेन, गैस और पेट्रोलियम। ये तीन क्या खत्म हो जाएंगे। ये
अनवीनीकरण है, कोयला खत्म हो जाएगा, गैस और पेट्रोल ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे संसाधन खत्म नहीं होंगे। देखो सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ रहा है ना, घर की छतों पर लोग पैनल लगाए रखते हैं, खेतों में पैनल लगाए रखते हैं। तो ये इसका आंसर है। इनमें से बताना भाई किसको प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर आएगा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, कई बार एग्जाम में सवाल आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, जैव प्लस अजैव, यानी कि जो किसी भी एरिया में, सपोज करो एक तालाब है, एक वन है, एक खेत है, एक घर है, तो कोई वहां पर रहने वाले हम शामिल करेंगे सबसे पहले तो जीवन में, कि वहां पर कौन कौन से जीव रहते हैं। फिर वहां पर अजीवन वाले जैसे कि मृदा है, जल है, हवा है। तो इनका आपस में जो जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, एक पेड़ भी एक इकोसिस्टम है, और एक बड़ा भी हो सकता है जैसे कि महासागर। ठीक है, इकोसिस्टम मेनली दो तरह का होता है, एक तो होता है स्थलीय और एक होता है सागरीय। ठीक है, सागर में भी जो कोई इकोसिस्टम होता है। लू किस ऋतु की विशेषता, देखियो अभी बताया था मैंने लू। अब बताओ लू कब चलती है हमारे देश में, गर्मी में, पतझड़ में, वसंत में, शीत ऋतु में। गर्मी में। भारत में ग्रीष्म में क्या चलती है, लू। तो लू कैसी पवन है, देखो अच्छे से याद करना, लू तेज है ना, और क्या कहते हैं उसको, गर्म है, और प्लस शुष्क है। शुष्क का मतलब ये है कि इसमें नमी नहीं होती, बारिश नहीं करती। अच्छा, ये चलती कहां से है, ये जो पाकिस्तान का पेशावर है, पेशावर से लेकर के और कोलकाता तक है ना, कोलकाता तक चलती। मेन इसका पेशावर से पटना तक ही रहता है प्रभाव तो, लेकिन कोलकाता तक आप इसको लगा सकते है ना, इधर पटना ही लिख दो, पेशावर से पे से पटना, सही राइम बन जाएगा, पेशावर से पटना तक। यानी कि गंगा के मैदान में लू चलती है, गर्मियों में लू चलती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तिलन, यानी कि तिल बताने में से कौन सा जो तिल है वो रबी और खरीफ दोनों में उगाया जा सकता है। तो यह अरंडी के बीज। देखो अलसी के बीज कौन सी फसल है, ये रबी की है जी। सरसों कब बोई जाती है, रबी की फसल, मतलब सर्दी में बोई जाती है। मूंगफली भी, ये भी रबी की फसल है। तो अरंडी के बीज क्या है, ये रबी और प्लस जो खरीफ है वो दोनों में उगाई जाती है। देखो सर्दी में कौन सी फसल बोते हैं, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो अभी रबी की फसल बुएगी। रबी का मतलब बोलता है कौन कौन सी, जैसे कि गेहूं बुएगा अभी है ना, जौ बुएगी, सरसों बोई जाएगी है ना। एक होता है खरीफ, खरीफ होती है जो गर्मियों में बुए, यानी मानसून आता है तो चावल वगैरह उसमें बोते हैं। ठीक है, जो कि जब सर्दी आएगी, थोड़ी सर्दी जब जाएगी और जब बारिश होगी तब ये खरीफ की फसल बोई जाती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है, तो इसका आंसर है ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। देखिए ये भी सरकारी कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी, हेलीकॉप्टर वाली भी सरकारी है। तो ये जो पवन हंस सरकारी कंपनी है, ये अपतटीय संचालन, माने कि तट के आसपास जो भी गतिविधियां हैं उसके लिए ONGC को हेलीकॉप्टर देती है। ONGC का काम क्या है भाई, आप तेल को ढूंढो, गैस को ढूंढो, खुद खोदा खादी करते रहते हैं, वो खोदो जमीन को, निकालो कुछ तेल वेल, तो इनको हेलीकॉप्टर की जरूरत है तो इसको हेलीकॉप्टर दे देती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, देखिए हरित क्रांति सबसे ज्यादा इनमें से निर्भर है तो वो हाई यील्डिंग वैरायटी। देखिए एग्जाम में आएगा हाई यील्डिंग वैरायटी, ये बीज है HYV, इसको बोलते हैं HYV। तो क्या हुआ, जब हरित क्रांति आई मैक्सिको में, सबसे पहले हरित क्रांति किस देश में आई, मैक्सिको में, तो वहां पर एक वैज्ञानिक थे, मैंने आपको बताया अभी पिछली वीडियो में, जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग ने काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, दुनिया में कहते भूख मिटानी मैंने, तो उसने एक गेहूं की एक उपज उगाई, ये HYV, यानी कि ये पौधा था जो बहुत ज्यादा गेहूं पैदा करता था। तो इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल प्राइज भी मिला इसी बात के लिए, शांति का नोबेल। किसका नोबेल मिला, शांति का नोबेल, क्योंकि खेती में तो नोबेल दे नहीं सकते थे, वो है नहीं।
शांति का नोबेल नॉर्मन बोरलॉग। तो हमारे देश से डॉक्टर एम स्वामीनाथन गए। तो हमारे देश में क्रांति किसने करी? स्वामीनाथन। वहां गए मैक्सिको से और ये बीज लेके आए। तो हरित क्रांति की विशेषताओं में आप लिखेंगे तो हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि ज्यादा उपज देने वाले बीज। फिर इसके लिए ना सिंचाई ज्यादा चाहिए क्योंकि इसमें पानी बहुत लगता है। इसके लिए आधुनिक कृषि यंत्र से ट्रैक्टर वैक्टर सब चाहिए, नहरी सिंचाई चाहिए, है ना, और अच्छे बीज इसके लिए होने चाहिए। तो ये हरित क्रांति की विशेषता थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में हरित क्रांति का पिता स्वामीनाथन, दुनिया में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये था हमारे विलियम गॉड ने, इसने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो ये 1960-70 के दशक में हरित क्रांति आई थी। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? मतलब ये कहता है कि सबसे साक्षरता दर कम किसकी है? तो देखो ये कहता है, वैसे तो आपको पता है सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में, ये कहता है दूसरा बताना है। तो देखो यही तो पंगा है, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में दूसरे नंबर पर कौन सा प्रदेश है सबसे कम पढ़ा लिखा? ये है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे कम साक्षर राज्य प्यारा बिहार, और दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर है राजस्थान। तो ये भारत के नीचे से टॉप 3 राज्य हैं 2011 की सेंसस के अनुसार, जिसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे कम है। अगर साक्षरता की बात की जाए तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य है केरल, और केरल के बाद सबसे पढ़ा लिखा है हमारा लक्षद्वीप, और उसके बाद है मिजोरम, है ना। केरल के बाद लक्षद्वीप और फिर है मिजोरम, ये ऐसे आएगा भाई। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसने की? देखिए हमने आपको बताया कि भारत की पहली जनगणना हुई 1872 में, है ना, लेकिन उससे पहले 1830 में हुई थी, जो करवाई थी हेनरी वोल्टर ने। इनको भारतीय जनगणना का पिता कहते हैं। किसका? भारतीय जनगणना का पिता किसको? हेनरी वोल्टर को। तो इन्होंने एक शहर था भारत का जिसका नाम था ढाका, हालांकि अब तो वो बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय तो ये संयुक्त भारत का हिस्सा थे। तो पूरे ढाका शहर की जनगणना कराई, कितने इसमें लोग रहते, हेनरी वोल्टर ने कराई। बाद में बोले वो पूरे देश की करवाओ। फिर 1872 में कोशिश की, हालांकि पूरे देश की नहीं करवा पाए, है ना, लेकिन बाद में 1881 में पूरे देश की जनगणना की गई, जो है अब हर 10 साल बाद होती। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? देखो क्वेश्चन आया ना, 1881 में। देखिए सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। तो उस समय हमारे थे लॉर्ड मेयो थे, वो वायसराय थे। लॉर्ड मेयो के बारे में एक बात याद रखना, ये एकमात्र ऐसे हमारे वायसराय रहे हैं जिनकी हत्या भारत में की गई। ये अंडमान निकोबार गए हुए थे और वहां पर एक कैदी था जिसका नाम था शेर खान। शेर खान ने मौका देखकर इसको पीछे से चक्कू मार दिया और ये घायल हो गया और इसकी डेथ हो गई। एक ही मराई है जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल जो भारत में आए थे जिसको हमने मार पाया, लॉर्ड मेयो। इसके अलावा जो 1881 में था लॉर्ड रिपन ने काफी अच्छे काम किए हमारे स्थानीय स्वशासन का को लागू करने की। लॉर्ड रिपन ने कोशिश की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, है ना, ये इस लॉर्ड रिपन के समय इसने थोड़ी बहुत सुधार किए हमारे देश में, इसीलिए इसको हटा भी दिया गया। जो हमारी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करता था अंग्रेज उसी को हटा देते थे, है ना। और आज ये अंग्रेज हमें सिखाते हैं कि मानव अधिकार होने चाहिए, देख लो दोगलापन। तो 1881 से रेगुलर, उस समय लॉर्ड रिपन था वायसराय, तो 1881 से लगातार हो रही है। और 2011 में कौन सी जनगणना हुई? 15वीं जनगणना हुई। ठीक है, अभी यही है क्योंकि 21 में नहीं हो पाई। अच्छा अब देखो हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है सिवाय एक अवसर पर। एक बार ऐसा हुआ जब 1911 से 1921 के बीच, है ना, 1921 में जो जनगणना हुई, अरे उससे पहले 1911 में हुई थी, तो ये उल्टा काम हो गया, हमारी जनसंख्या घट गई। कई कारण थे, प्लेग भी फैल गया था 1918 में हमारे देश में, और पहला विश्व युद्ध चल रहा था जिसके कारण बहुत से भारतीयों की डेथ हुई और लगभग 70-80 लाख जनसंख्या कम आई हमारी, यानी कितने सारे लोग मर गए थे। हाँ
पैदा नहीं हो पाए मतलब ज्यादा। तो एक ही बार हमारी जनसंख्या कम हुई है, वो है 11 से 21 का जो दशक था, बाकी बढ़ती ही रही। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगों का प्रकार है? देखिए भूकंपीय तरंगे कौन सी है? पी। देखिए जब भी भूकंप आता है तो 3 तरंगे पैदा होती हैं, PSL। तो इनको कहते हैं प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी, PRIMARY। तो यह है प्राइम, स्पेलिंग भी पता नहीं का क्या लिख देता हूं, सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव। यानी देखो जब भी भूकंप आता है ना तो सबसे पहले जो लहर उठती है, तरंग आती है, उसको बोलते हैं पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। तो आज आप जब घर में बैठे होगे ना तो ऐसे 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 हिलने लगता है, तो इसका मतलब पी वेव्स आ गई, प्राइमरी वेव्स। उसके बाद सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। तो पी के 1-1.5 मिनट बाद सेकेंडरी वेव्स आती हैं, उसमें थोड़ा सा और हिलता है। और आखिरी में आती हैं लव वेव्स। सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी वेव्स करती हैं? लव वेव्स। ये हमें नुकसान बहुत पहुंचाती हैं, जब ये आती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो भूकंप आने पर 3 प्रकार की तरंगे आती हैं, PSL। तो इसमें है भाई PSL में से तो P है, तो P ये है। तो भूकंप जो आता है, भूकंप जो पैदा होता है तो उसको बोलते हैं फोकस, उद्गम स्थान। अच्छा, जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पैदा पहुंचती हैं उसको बोलते हैं एपी सेंटर। देखिए न्यूज़पेपर में हमेशा यही आपको मिलेगा, फोकस नहीं मिलेगा, क्योंकि भूकंप जमीन के नीचे लगभग 100-150 किलोमीटर पैदा होता है। वो जगह हमें नहीं पता चल जाती कि एक्चुअली में वो कहाँ हुआ, वो रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन हमें ये पता चलता है कि एपी सेंटर कहाँ है। एपी सेंटर वो जगह होती है जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है ना। तो ऐसे आता है कि ये जी नेपाल बॉर्डर था या अफगानिस्तान बॉर्डर था, वहां इस भूकंप का एपी सेंटर है। अर्थात भूकंप जहां भी आया हो सबसे पहले तरंग कहां पहुंची? उसके एपी सेंटर पर पहुंची। तो 2 अलग अलग चीजें, ये पैदा होता है और ये यहां पर सबसे पहले पहुंचती है। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो त्रिपुरा को 3 ओर से घिरे? बड़ा आसान सवाल है, ये है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घिरे हुआ है। ठीक है, और हमारा त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और ये भारत का 30वां सबसे छोटा राज्य है। तीसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम, गोवा के बाद त्रिपुरा भारत का सबसे छोटा राज्य। अगरतला कैपिटल है, बॉर्डर से 2 ही किलोमीटर दूर है। तो जो अगर त्रिपुरा है उसके 3 ओर कौन सा देश है? बांग्लादेश उसके 3 ओर स्थित एक देश है। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन था, 41 क्वेश्चन हमने करवाया आपसे। तो और भी आगे अगली वीडियो में, लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं 40 क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि टोटल 20 ही सवाल आने वाले हैं। और भी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आएंगे तो इन सवालों को आप अच्छे से कर लेना, है ना। तो ये थी आज की हमारी कक्षा, और कक्षाओं के लिए भी हम आपके सामने आगे आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी हो तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसकी PDF आपको चाहिए तो ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें PDF मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो में कोई भी कमी दिखे, कोई भी अच्छी बात दिखे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, आप सबका आज का जो हमारा लेक्चर सुना उन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।